So now time to discuss about the section D. Question 29 and 30 are case-based questions. Basically ये case-based questions हैं जिनको हमने करना है. Mendelism has certain limitations. Each trait controlled by at least 2 allele is not universally applicable. कि हर trait के 2 alleles होते हैं. फिर there are certain few exceptions for the law of dominance also. जैसे कि incomplete dominance and the codominance are such examples. So he has given the pattern of inheritance codominance, monohybrid F1 phenotypic expression X. Pattern of inheritance is Y. The progeny resemble only one of the parent. इसका मतलब ये बात dominance की कर रहा है. Incomplete dominance then Z. और तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? मोनोहाइब्रिड F1 एक्सप्रेशन कोडोमिनेंस में क्या होगा कि जो बोथ alleles equally expressed. This is law of dominance, or you can simply say dominance. Incomplete dominance, one allele or the recessive allele is able to mask some expression of dominant allele, और इसको इस तरह से बेटर लिखा जा सकता है dominant allele is not fully expressed. तो कुछ भी आप लिख सकते हैं. That is incomplete dominance. Or give one example where Y pattern of inheritance is seen. Now Y pattern of inheritance is seen in case of the pi baldness. बिकॉज आपने देखा होगा कई बार जो फादर होते हैं उनके यहाँ पे जो है वो पैच है बॉल्डनेस का, इसको पाई बॉल्डनेस कहते हैं यहाँ पे, और इसके जीन्स जो होते हैं वो वाई क्रोमोसोम के टेल पे होते हैं, यानी दिस वन पार्ट. सो जीन्स आर लोकेटेड ऑन द टेल ऑफ द वाई एंड दिस जीन्स बीइंग एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द वाई क्रोमोसोम गेट ट्रांसफर्ड टू द progeny, especially to the son, because son is the carrier of the Y. Discuss the inheritance pattern of ABO blood grouping shown by humans. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं what is the pattern of inheritance. ABO blood grouping जो है इसको जो है is controlled by gene I which has 3 alleles. Which has 3 alleles. And what are that alleles? IA, IB and IO. Actually ये जो IA, IB, IO है, what is these? These are the special sugar polymers, or I can say glycoproteins which are present in the cell membrane. अगर आपकी cell membrane of RBC के अंदर अगर आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन A है, मतलब ये अगर मैं RBC की membrane बना रही हूँ, अगर यहाँ पे प्रोटीन A है जिसके यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड एक पर्टिकुलर शुगर के हैं, तो देन यू आर ब्लड ग्रुप ए. अगर ये बी है तो बी, दोनों हैं तो ए बी, और अगर कोई भी नहीं है तो ओ. सो हैज़ 3 एलील्स आई ए, आई बी एंड आई ओ, एंड एवरी इंडिविजुअल एक्सप्रेस इट्स जीन बाय 2 एलील्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे पड़े होंगे. नाउ ब्लड ग्रुप ए अगर है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आपके पास जीनोटाइप कैसा होगा? जीनोटाइप या तो होमोजाइगस फॉर्म हो सकती है या उसका हेट्रोजाइगस फॉर्म भी हो सकता है. नाउ फिनोटाइप वाइज हम कह ही चुके हैं ब्लड ग्रुप ए होगा. और अगर आपके पास ब्लड ग्रुप बी है तो यू कैन हैव दीज कॉम्बिनेशंस. अगर ए बी है तो अलील्स का कॉम्बिनेशन ये रहेगा, और अगर ओ है तो अलील्स का कॉम्बिनेशन ये रहेगा. ये क्वेश्चन ऐसे भी पुट किया जा सकता है, कितनी तरह के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन 4 और कितनी तरह के जीनोटाइप्स. अगर हम देखें तो 6 जीनोटाइप्स, 6 जीनोटाइप्स एंड 4 phenotypes. Name the pattern of inheritance shown by flower color of the snapdragon, that is Antirrhinum species. Explain with the help of cross up to F2 generation. So pattern of inheritance over here is the incomplete
incomplete dominance. So you have to show, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे डोमिनेंट कलर, फ्लावर कलर जो है, कलर इज रेड, और इसका जीनोटाइप जो है वो RR है. रिसेसिव वाला जो कलर है, दिस इज वाइट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीनोटाइप r. क्रॉस को दिखाना है तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं, राइट डाउन गैमेट्स. क्योंकि दोनों गैमेट्स R और R ही बनेंगे तो मैं एक दिखा देती हूँ, यहाँ भी एक, और ये F1 जनरेशन में ये बन गया. तो दिस, ये था आपका रेड, ये था आपका वाइट, एंड नाउ एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस इट हैज़ टू कम एज अ रेड, बट ये रेड नहीं आके ये क्या आया, पिंक आया है. सो दिस इज़ अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अब आपके पास F2 जनरेशन में अगर हम इसके गैमेट्स बनाते हैं R और R, तो सेल्फिंग कर लेते हैं यहाँ पे. सो व्हाट यू विल गेट हियर, सो कैपिटल R, ये और ये, तो हम देख रहे हैं 1:2:1 का रेशो, यानी एक रेड, 2 पिंक, 1 वाइट. सो 2 आपको पिंक नज़र आए, 1 आपको वाइट नज़र आया, और 1 आपको रेड नज़र आया. इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे कौन सा एग्जाम्पल है आपके पास जिसके अंदर फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो सेम रह रही है. तो आप ये देखिए, फिनोटिपिक रेशो भी 1:2:1 रहेगी, और जीनोटिपिक रेशो भी यही रहेगी. तो द क्वेश्चन कैन बी इवन आस्क्ड इन दिस फॉर्म ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विलेजर्स नियर Chambur started planning to make a power supply for the agriculture purpose, और हम यहाँ पे from cow dung, and they have started a biogas for the purpose. Study the flow chart of the biogas production and answer the following question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम इसके बाद. हाँ जी, सो वी हैव कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बायोगैस प्लांट में दिखाया गया है डिग्रेडेशन होते हुए. तो अब वो क्या क्वेश्चन इससे पूछ रहा है, कहता है नेम द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन. माई आंसर गोज टू मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, और वी कैन कॉल इट एज मिथेनोजेंस. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बायोगैस. बायोगैस का कंपोजिशन क्या रहता है, इट हैज़ 50% मिथेन एंड H2, it has 50% methane, hydrogen, and it does have the traces of H2S and other gases. So ये आपके traces में रहेंगी. Then how the bacteria responsible for biogas production is useful to cattle. अब methanogens or methane producing bacteria are present in cattle rumen. In cattle rumen, rumen उसके स्टमक का फर्स्ट पार्ट है. In cattle rumen help to degrade cellulose into acids, into organic acids, which are used for production of एनर्जी. अब जैसे देखिए, हमारे में स्टार्च को ब्रेक डाउन करके हम ग्लूकोज बनाते हैं. ग्लूकोज को बॉडी यूज़ करती है इन द रेस्पिरेशन, और उसके लिए क्या बनाती है, ATP बनाती है. इनमें आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस होंगे. इसको हम बोलते हैं सेलुलोजिक फर्मेंटेशन. सो डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज इनटू ऑर्गेनिक एसिड. अगर आप चाहो तो ब्रैकेट में एक वर्ड लिख सकते हो, सेलुलोजिक फर्मेंटेशन. इससे आपको ये भी बात समझ में आएगी कि ये एक एनऑक्सीजेनिक प्रोसेस है. सो वाई बायोगैस प्रोडक्शन इज़ मोर कॉमन इन रूरल एरिया. इट इज़ मोर कॉमन इन रूरल एरिया बिकॉज द रूरल एरिया, in rural area the lot of cow dung is produced. So that cow dung is basically used either as a manure or to make a cow dung cakes, which can be used for the energy production. Here biogas plant can be established
and that cow dung can be used to produce the energy, that is biogas, which can be used in the various way, either in the lighting or in the cooking purposes, or even for the slurry formed after the biogas production can be used as a manure or fertilizers in the field. तो आप ही उसके जब ये जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं वो बाद में लिख सकते हैं, पहले आपने ये बताना है क्यों कॉमन है, बिकॉज ऑफ द मोर प्रोडक्शन ऑफ द cow dung. So India being a rural, agriculture country, we have a lot of rural areas having the lot of the population of the cattle, where the large amount of the dung is produced, and that dung can be utilized in production of energy and other purposes with the help of the establishment of the biogas plants. उसके बाद आप बाकी चीज़ें लिख सकते हैं. So now we come to section E, और section E हम जो है आपका little later discuss करेंगे. So that's all for the first section. Just go through all the section and then we will come to section E. Thank you.